गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आ गए हैं आपके सामने वर्ब एडवांस्ड टॉपिक लेकर। और आपको पता होगा अब तक हम इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को भली भांति पढ़ चुके हैं। और आज हमारे इस टॉपिक का अंतिम पड़ाव आता है। इससे पहले कि हम अंतिम पड़ाव पे जाएं, एक बार जो अब तक पढ़ चुके हैं उसको रिकैपिचुलेट कर लें कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। आइए मेरे साथ अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उनकी तरफ हम रुख करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहां आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। एक बार इन पे दिमाग लगाइए और देखिए इनका सही जवाब क्या तैयार होता है। टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं वही बात जो आपको पहले से आती है। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस ही केम इन। इस सेंटेंस को पढ़ के ये बताइए कि अंदर आने का काम किसने किया है। तो आपका जवाब आएगा सर कोई ही है जिसने अंदर आने का काम किया है। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज चरम गति पर, सबसे ऊंची आवाज पर चिल्लाने का काम ये कौन कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो काम है ये भी यही व्यक्ति कर रहा है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें एक ही व्यक्ति दो तरह के काम किया करता है। अगर हम इसमें देखें तो शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ये जो आपको पार्टिसिपल दे रखा है, इसके आगे का ये जो भाग दे रखा है बच्चों, ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। और इस फ्रेज को ये पार्टिसिपल क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब इसका मतलब अपनी आवाज को जितनी ऊपर ले जा सकता था उसको ले जाते हुए इस काम को करते 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 वह अंदर आ गया। इसका मतलब काम को करने के बाद नहीं, यानी चिल्लाता हुआ वो अंदर घुस गया। जब चिल्लाता हुआ घुसा है तो मेरे हिसाब से प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल का यूज यहां पर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये वाक्य में कोई त्रुटि नहीं, ये बिल्कुल सही वाक्य है। इसका अर्थ क्या है कि वह जितनी तेज चिल्ला सकता था, जितना ऊंचा चिल्ला सकता था, उतनी तेज चिल्लाता चिल्लाता चिल्लाने का काम गतिशील रखता हुआ अंदर आ गया। इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। दिस सेंटेंस इज ऑल द वे ओके। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। राज कॉल्ड अप द पुलिस। शायद राज ने फोन लगाया है पुलिस को, एंटिसिपेटिंग सम ट्रबल। इसका मतलब इस व्यक्ति ने पुलिस को कॉल लगाया है और उसको कुछ ट्रबल की उम्मीद लग रही है। अब मुझे बताइए ये जो ट्रबल की उम्मीद लग रही है, क्या ये उम्मीद पुलिस को लग रही है या ये उम्मीद राज को लग रही है? जरा सोचें और बताएं। कुछ तो गड़बड़ है दया। एंटिसिपेटिंग सम ट्रबल, कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को भांपकर किसी राज ने पुलिस को फोन मिला दिया। तो ये बताइए एंटिसिपेटिंग सम ट्रबल, ये बात सम ट्रबल जो था उसको एंटिसिपेट करने का काम पुलिस ने किया है या राज ने किया है? तो आप कहेंगे सर ये वाला काम तो सर पुलिस ने नहीं किया, ये काम राज ने किया है। तो मुझे लगता है ये पार्टिसिपल फ्रेज जो गिवन है ये गलत जगह पड़ा हुआ है। ये जिसने किया है ये उसके साथ होना चाहिए, इसलिए इसको यहां से उठाइए और यहां लाइए। तो हमारा आंसर आना चाहिए बच्चों
एंटिसिपेटिंग some trouble, comma, Raj called up the police. अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे तो किसी ट्रबल को भांप लिया, और जब भांप लिया उसके बाद उसने पुलिस को फोन कर दिया। जब फोन किया उस समय ट्रबल को भांपने का काम चल रहा था, उसके बाद उसने फोन कर दिया। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये वाक्य सही हो गया, क्योंकि एंटिसिपेटिंग सम ट्रबल, ये काम किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? आप कहेंगे सर राज के साथ, तो इसकी जगह यहां होनी चाहिए, ना कि पुलिस के साथ। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हैविंग ड्रिवन बैडली द ट्रैफिक पुलिस चैलान्ड हिम। इसका मतलब ट्रैफिक पुलिस ने किसी व्यक्ति का चालान कर दिया, और इसलिए कर दिया क्योंकि गाड़ी उसने बहुत ही बदतमीजी से चलाई थी। अब मुझे बताइए, जिसने भी गाड़ी चलाई थी बुरी तरह से, क्या वो ट्रैफिक पुलिस थी? नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने तो उसका चालान किया है, क्योंकि क्योंकि बहुत गलत तरीके से गाड़ी किसने चलाई थी? आप कहेंगे सर इस लड़के ने। तो मेरे हिसाब से इस वाक्य में ये काम करने वाली बात पुलिस की नहीं है बच्चों। ये काम जिसने किया है उसको आपको सुबह सुबह लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अरे उसको आपको यहाँ दिन की शुरुआत में, जी वाक्य की शुरुआत में लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा ही हैविंग ड्रिवन बैडली, कॉमा, बाकी ऐसे का ऐसा आ जाएगा, द ट्रैफिक पुलिस चैलेंज हिम। अरे हाँ या ना? इस तरीके से हमारी ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। सारे घटकों को सोचने विचारने पर द इंचार्ज टुक द डिसीजन, प्रभारी ने निर्णय ले लिया। तो सब प्रभारी निर्णय कब लेगा? सोचता सोचता, या पूरी मुद्दे पर तहकीकात करने के बाद? आप कहेंगे सर सोचते सोचते निर्णय नहीं लेगा, पहले तबीयत से सोच लेगा, उसके बाद में निर्णय लेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो पार्टिसिपल दिख रहा है, ये पार्टिसिपल ना होकर यहां होना चाहिए हैविंग कंसीडर्ड, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। हैविंग कंसीडर्ड ऑल द फैक्टर्स, कॉमा, द इंचार्ज टुक द डिसीजन। क्या ये मामला आपको समझ आ गया है? एक बार इसको अच्छे से देखिए भाई। चिल्लाता हुआ वह अंदर आ गया, नो प्रॉब्लम। राज ने पुलिस को फोन किया कुछ मुसीबत को भांप कर। तो ये पुलिस ने मुसीबत को नहीं भांपा, जिसने भांपा है ये बात उसके पहले आनी चाहिए। तो एंटिसिपेटिंग सम ट्रबल, कॉमा, राज कॉल्ड अप द पुलिस। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ हमारा तैयार। तीसरा, हैविंग ड्रिवन बैडली द ट्रैफिक पुलिस चैलेंज्ड हिम। इससे यह पता लगता है कि बहुत बेतरतीब तरीके से गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने चलाई, और फिर उसने उसका चालान भी कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है, किसी ही ने गाड़ी चलाई थी, बड़ी बेदर्दी से गाड़ी चलाई, और उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्या है, सारे फैक्टर्स को, सारे एलिमेंट, सारे घटकों को कंसीडर करने के बाद में, परफेक्ट होने के बाद में इंचार्ज ने निर्णय लिया। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल की दरकार बताता है, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहां आपके सामने तीन क्वेश्चंस लिखे हैं, जरा इनको अच्छे से पढ़ो और देखो कहीं इनमें कोई गलती तो नहीं है। विचार करें, आपके पास में कुछ सेकंड है विचार करने के लिए, फिर हम चलते हैं आगे बच्चों।
चलिए, पहला क्वेश्चन, कहीं मैंने आपको कहीं पढ़ाया होगा कि जब भी हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं बच्चों, तो काम अभी होना बाकी होता है। वर्क इज येट टू बी डन। से यस और नो? द वर्क इज येट टू बी डन। अभी काम होना बाकी है मेरे दोस्त। तब हम टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं। अरे हाँ या ना? आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे। मैंने निर्णय ले लिया है कि आज मैं ये टॉपिक पूरा कर दूंगा। इसका मतलब टॉपिक पूरा करने का काम अभी होना बाकी है। अभी तो केवल निर्णय लिया गया है, अभी कोर्स का कंप्लीशन, इस टॉपिक का कंप्लीशन होना बाकी है। तो जब काम होने वाला होता है तो हम इन्फिनेटिव को यूज में लेते हैं। बोलो हाँ, ये हमने बचपन में पढ़ लिया अभी। अब एक बार इस सेंटेंस को कंसिडर करते हैं। आई एम रेडी टू प्ले चेस। इसका मतलब मैं तैयार हूं शतरंज खेलने के लिए। इसका मतलब तैयार तो हूं मैं अभी, लेकिन शतरंज खेलना अभी बाकी है। मैं तैयार तो हूं, लेकिन शतरंज खेला जाना अभी बाकी है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं भाई। तैयार मैं अभी हूं और काम अभी करूंगा। ठीक है, मैं खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, यानी मैं तैयार तो हो गया, लेकिन खाना खाना बाकी है। सो आई एम रेडी टू प्ले चेस, इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों। आई एम सॉरी टू डू दिस। मुझे खेद है, मुझे खेद है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। मुझे बताइए, जो काम मैंने अभी तक किया ही नहीं, जो गलती मैंने अभी तक की ही नहीं, उसके लिए क्या माफी मांगना तर्कसंगत है? इज इट लॉजिकल? थिंक एंड टेल। मैं मुझे खेद है, मैं इसकी माफी मांगता हूं जो मैं करने वाला हूं। अरे भाई, जो किया ही नहीं उसकी माफी कैसे मांगू? लोग तो करने के बाद माफी नहीं मांगते। मैंने तो किया ही नहीं तो पहले माफी कैसे मांगू भाई? तो बात को समझेंगे तो समझ आएगा कि आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं उस बात का जो मैं कर चुका हूं, जो खता मुझसे हो चुकी है। तो बेटा इसको परफेक्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा टू हैव डन दिस। आई एम सॉरी टू हैव डन दिस। इसका मतलब टू डू का मतलब अभी होना बाकी है। टू हैव डन, इसको पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल कर दिया। इसका मतलब मैंने इस टू को फर्स्ट फॉर्म के साथ था, इसको टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म में मिला दिया। तो ये मामला परफेक्ट हो चुका है। इसका मतलब जो मैं गलती कर चुका हूं, जो मैं गलती कर चुका हूं परफेक्ट हो चुकी है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। ये बात लॉजिकल हुई। अरे हाँ या ना? लेकिन लोग अक्सर ये बातें बोलते आपको दिखते हैं, माफ कर दीजिए उनको, ये ग्रामेटिकली गलत है। अगला क्वेश्चन देखें भाई। आई एम सॉरी टू से दिस। आई एम सॉरी टू से दिस, एक बार इस पे दिमाग लगाएं भाई। मुझे खेद है, मुझे खेद है ऐसा कहते हुए। इसका मतलब, इसका मतलब आप बताइए, टू से आना चाहिए या टू हैव सेड? सोचें और बताएं। आई एम सॉरी टू से दिस या आई एम सॉरी टू हैव सेड दिस। आइए दोनों पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं। पहला पर्सपेक्टिव क्या है देखो। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में कोई बैड न्यूज होती है और वो बैड न्यूज आपको किसी को डिस्क्लोज करनी होती है, किसी के सामने आपको साझा करनी होती है। और चूंकि आप उसको एक एक नेगेटिव न्यूज देने जा रहे हो, अभी देना बाकी है, आप उसको देने से पहले ही उससे माफी मांग लेते हो कि भाई साहब हो सकता है आपको ये बात बुरी लग जाए, मैं पहले ही माफी मांगता हूं। इसका मतलब आई एम सॉरी टू से दिस। अब जो मैं कहने वाला हूं आपको बुरा लग सकता है, मुझे इसके लिए पहले से ही खेद है। ये बात कहना बिल्कुल सही हुआ। जो मैं अभी बात आपको बताने जा रहा हूं वो बात काफी दर्दनाक है, इसके लिए मुझे पहले से ही खेद है। एक तो ये। दूसरा, आई एम सॉरी टू हैव सेड दिस। इसका मतलब मैंने कोई बात कह दी, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ उपसर्ग प्रत्यय निकल गया हो सकता है किसी ने विटुपरेशन कर दिया हो और किसी को आपकी बात बुरी लग गई, आपको भी लगा यार गलती से गलत निकल गया मुंह से। हो सकता है, हो सकता है मेरे मुंह से गलत निकल गया, इसको बुरा लग गया होगा। तो जो मेरे मुंह से निकल चुका है, परफेक्ट बात हो चुकी है, मैं उसके लिए अब माफी मांग लेता हूं। तो आई एम सॉरी टू हैव सेड दिस, ये भी कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल सही है।
डिपेंड करेगा आप किस पर्सपेक्टिव से अपनी बात को रख रहे हैं। दोबारा समझो, मैं बिल्कुल तैयार हूं क्योंकि अभी शतरंज मुझे खेलना है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे खेद है जो मैं अभी करूंगा, जो करूंगा उसके लिए खेद पहले कैसे भाई? गलती करूंगा उसके बाद मांग लूंगा माफी। इसका मतलब मुझे इन्फिनेटिव नहीं बल्कि परफेक्ट इन्फिनेटिव चाहिए, तो यहां पे टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और आई एम सॉरी टू से दिस और आई एम सॉरी टू हैव सेड दिस, ये दोनों कॉन्टेक्चुअली सही है, क्योंकि जो मैं बात अब बताने जा रहा हूं, बात अभी बताना बाकी है, उसके लिए माफी पहले से ही मांग रहा हूं। पहला वाक्य, जो मैंने बात बोली थी आपको बुरी लग गई, जो काम मैं कर चुका हूं वो आपको बुरा लग गया, मैं उस बोली गई बात के लिए माफी मांग रहा हूं। माफी अभी मांगनी बाकी है। आई एम सॉरी टू हैव सेड दिस, ये दोनों के दोनों कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में सही होंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। कृपया इसको आगे चलकर कभी गलत ना बोले ना लिखें। आगे चलते हैं बच्चों। वर्ब एडवांस्ड में यूं तो ढलान आ ही गई थी, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट रह गया था कॉजेटिव वर्ब्स का। मैंने कहा जी कॉजेटिव वर्ब्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। वो लोग क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। सर ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या चीज होती होगी? तो ध्यान से समझो, कई बार ऐसा होता है कि मैं काम नहीं करता लेकिन मैं काम करने की प्रेरणा किसी एक्स व्यक्ति या किसी वाई व्यक्ति को देता हूं कि भाई तुम काम करो, यानी खुद काम ना कर कर मैं किसी और से काम करवाता हूं, मैं किसी और को हायर करता हूं, मैं किसी और को मैनेज करवाता हूं कि वो काम करे, मैं किसी और को कॉज करता हूं कि वो काम करे। तो जब मैं स्वयं काम ना कर कर किसी थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय करता हूं, यहां पर कॉजेटिव वर्ब यूज होती है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चे। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज नॉट डू एन एक्शन but gets the work done by someone else, we notice a causative verb. जब कार्यकर्ता स्वयं काम ना करे बल्कि किसी और व्यक्ति को हायर करे काम करने के लिए, ऐसी जगह पर हम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग देखते हैं। इसको बेहतर समझते हैं बच्चों इन एग्जाम्पल से। एक बार मुझको बताओ बच्चों, 3 सेंटेंस लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंस का डूअर कौन है ये आपको बताना है। आओ मेरे साथ। मैं पानी पीता हूं, आप बताइए पानी पीने का काम कौन सा व्यक्ति करेगा? तो आपका आंसर आएगा सर ये व्यक्ति है जो पानी पिएगा। बोलो हाँ या ना। दूसरा सेंटेंस क्या है? पानी पिलाओ। दूसरा सेंटेंस पानी पिलाओ, ये एक्शन कौन करेगा पानी पिलाने का? अरे भाई साहब, जो भी मेरे सामने है वो पिलाएगा। जो मेरे सामने होता है वो सेकंड पर्सन होता है, यानी हो ना हो जो भी सुन रहा है ना तू, तुम ही पानी पिलाओगे। इसका मतलब इसमें एक हिडन सब्जेक्ट छुपा पड़ा है, वो कौन है बोलो? यू। मैं पानी पीता हूं, खुद काम कर रहा हूं। पानी पिलाओ, इसका मतलब जो सामने है सेकंड पर्सन वो पानी पिलाएगा। तीसरा वाक्य देखो, पानी पिलवाओ। पानी, मैं आपको कह रहा हूं पानी पिलवाओ, इसका मतलब मैं भी नहीं पीऊंगा खुद, आपको भी नहीं पिलाना है बल्कि किसी और को हायर करो जो पानी पिलवाएगा। इसका मतलब जब हम किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं काम करवाने के लिए, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया पॉजिटिव वर्ब देखा जाता है। क्या लिखा पढ़े भाई? व्हेन द थर्ड पर्सन इज एंगेज्ड या फिर कॉज्ड टू परफॉर्म टास्क, जब मेरे से तुमसे नहीं किसी और व्यक्ति से काम करवाने की बात हो, पॉजिटिव वर्ब यूज होता है। तो यहां पे आई हो गया, यहां पे यू हो गया, और यहां पे पानी पिलवाओ, इसमें हो ना हो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई थर्ड पर्सन होगा जिससे आपको काम करवाना है। बोलो हाँ या ना। ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस तैयार हुआ। चलिए, ये आपको गणित समझ आ गई, तो अब मैं सीधे आता हूं बच्चों टॉपिक। पॉजिटिव वर्ब के नाम पर 3 लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। एक तो आता है बच्चों मेक, पहला। एक आता है गेट, नंबर दूसरा। एक आता है हैव, नंबर तीसरा। बोलो कितने हैं? एक मेक, एक गेट और एक हैव। अगर मैं गलत नहीं हूं
तो इस आइटम को मैं आपको वेयर इन्फिनिटिव की जो 8 क्रियाएं थी उनमें से एक ये भी थी। अरे हाँ या ना? वेयर इन्फिनिटिव की जो 8 वर्ब्स थी उनमें से एक क्रिया मेक भी थी। आज मैं बता रहा हूं कि ये जो मेक है ये खुद काम ना कर कर किसी थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय करता दिखेगा और ये एक पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। याद रखना, मेक हमेशा पॉजिटिव वर्ब नहीं होता, लेकिन जब मेक किसी एक्स पार्टी को एम्प्लॉय कर कर काम करवाता है, बस वहीं पर पॉजिटिव वर्ब की संरचना हमको देखने को मिलती है। आ जाओ मेरे साथ। पहला आइटम हमारे सामने गिवन है बच्चों, मेक। बोलो कौन सा है? मेक। तो मेक को हमने वेयर इन्फिनिटिव में अच्छी तरह से पढ़ लिया था, भली भांति पढ़ लिया था। हमने उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस बना लिया था भाई। अरे हाँ या ना? मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं सिर्फ। इस वाक्य को ध्यान से देखें तो रानी मेड मी पेंट द डोर। वाक्य पढ़े, रानी मेड मी पेंट द डोर। इसका मतलब इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से काम करवाया है पेंट करने का। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब खुद नहीं किया, खुद नहीं किया, मुझे एम्प्लॉय किया काम करवाने के लिए, पॉजिटिव वर्ब हो गई। दूसरा देखो, आई वॉज मेड टू पेंट द डोर बाय रानी। इसका मतलब मुझे हायर किया गया दरवाजे को पेंट करवाने के लिए रानी के द्वारा। दोबारा से मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, लेट्स बी रिट्रोस्पेक्टिव। अगर रानी ने काम किया है, रानी मेड मी, अगर मैं इसको देखूं तो ये सेंटेंस टेंसेस के मुताबिक टू का वन है और इसी को बुद्धिजीवी लोग पास्ट सिंपल कहते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये टेंस वाला वाक्य है, इसी को मैं एक्टिव वॉइस कह सकता हूं। अरे बोलो हाँ या ना? ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसको देखूं, आई वॉज मेड, तो ये थर्ड फॉर्म से पहले वॉज की संरचना हो या ना हो, ये जो वाक्य दे रखा है आई वॉज मेड, प्यारे बच्चों, ये टू के वन का पैसिव वॉइस है। ये पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल का हमको पास्ट सिंपल का हमको पैसिव वॉइस दे रखा है। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब इस सेंटेंस का लेना देना टेंस से नहीं है बेटा, ये तो पैसिव वॉइस हुआ। इससे मुझे पता लगा इससे मुझे पता लगा कि जो मेक होता है वो एक्टिव वॉइस में भी आता है और पैसिव वॉइस में भी आता है। किस में आता है बोलो? एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। अगर दोनों जगह आता है तो एक्टिव वॉइस जब मेक जब एक्टिव वॉइस में आता है बच्चों, तब ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा जब ये मेक पॉजिटिव एक्टिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है, तब ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। इसका मतलब बिना टू के वर्ब की पहली फॉर्म। यही पढ़ा था, यही पढ़ा रहे हैं आज भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही मेक जब पैसिव वॉइस में आता है, यही मेक जब पैसिव वॉइस में आता है बच्चों, तो आप बेयर इन्फिनेटिव को बदल देते हैं। बोलो कहां पर? इन्फिनेटिव में। बताओ ये बात पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? तो जैसे ही ये वाला मेड वॉज मेड आया, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन दिख गया, तो बेटा आपने बेयर इन्फिनेटिव को कहां बदल दिया? इन्फिनेटिव में। शायद हम ये बात भी पढ़ के आ चुके हैं, बोलो हाँ या ना? ये बात भी हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो बेयर इन्फिनेटिव वाले पार्ट में जाके देखना, जहां पे 8 वर्ब की मैंने एक्टिव और पैसिव वर्जन तैयार करवाए थे, वहां जाके इसको देख लेना, मामला दोबारा से क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। आ जाओ बेटा, ये जो मेक पॉजिटिव वर्ब है, एक्टिव वॉइस में तो बेयर इन्फिनेटिव लेगी और पैसिव वॉइस में ये इन्फिनेटिव में तब्दील हो जाता है। अतः ये बात वो है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। छोड़ आए हम ये गलियां, ये हो चुका है। आगे चलते हैं बेटा। दूसरा पॉजिटिव आता है, जरा पढ़ के बताओगे नाम क्या लिखा है भाई? आप कहोगे सर दूसरे वाले का नाम है गेट। बोलो क्या है? गेट। अगर गेट को ध्यान से देखें तो पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। आई गॉट अजय टू वॉश माई कार। मैंने शायद इस व्यक्ति को एम्प्लॉय किया है अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए। बोलो हाँ या ना? दूसरा, आई गॉट माई कार वॉश्ड बाई अजय। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखें तो मैं दो तरह की बातें करूंगा, जो आपको समझ आए उसको पिक कर लेना। जब भी गेट का वाक्य एक्टिव वॉइस में आ जाए, तब टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा देना। एक बात, जब भी गेट
पॉजिटिव वर्ब बन के आता है, जब भी गेट पॉजिटिव वर्ब बन के आता है कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। दूसरी बात, जब गेट पैसिव वॉइस में आता है, जब गेट पैसिव वॉइस में आता है तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। मैंने दो बातें बोली, एक्टिव वॉइस में गेट आ रहा है तो टू के साथ पहली फॉर्म, पैसिव वॉइस में आ रहा है तो थर्ड फॉर्म। इसका मतलब या तो मैं एक्टिव पैसिव पहचान लूं तो बात खत्म हुई। तो भाई ये जो वाक्य दिया है ये एक्टिव वॉइस हुआ, और आई गॉट माई कार वॉश्ड और बाय प्लस कार्यकर्ता दे रखा है, ये कंस्ट्रक्शन तो पैसिव वॉइस का है। इसका मतलब ये मामला पैसिव वॉइस का है। मैंने कहा एक्टिव वॉइस आए तो टू के साथ पहली फॉर्म लगाएं, और पैसिव वॉइस आए और पैसिव वॉइस आ जाता है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एक तो ये हमारा पर्सपेक्टिव तैयार हुआ, इसको थोड़ा और आसान बनाता हूं आपके लिए। अगर गेट पॉजिटिव वर्ब बन के आता है तो आपको ये देखना है प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है प्यारे बच्चों कि इस गेट के बाद में कोई काम करने वाला आइटम दे रखा है। अगर इस गेट वर्ब के बाद में कोई काम करने वाला डूअर सब्जेक्ट दिया हो तो ये भर देना। मैंने कहा जब भी आपको गेट पॉजिटिव वर्ब के बाद में कोई एजेंट दिया हो, काम करने वाला, जिसको मैं डूअर कह सकता हूं, तो अगर मुझे गेट पॉजिटिव वर्ब के बाद में इसके ठीक बाद में काम करने वाला आइटम दिया हो तो टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म भर देना। तो मैंने शायद जो काम करवाया इसी डूअर से करवाया है, तो अगर इस पॉजिटिव वर्ब के बाद में डूअर दे रखा हो तो बेटा टू के साथ पहली फॉर्म आएगी। चाहे तो इसको एक्टिव वॉइस के बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऐसे याद कर लो, या गेट के बाद अगर डूअर दे रखा हो तो टू के साथ पहली फॉर्म आनी है। ये बात 16 आने सत्य है। दूसरी बात समझो, अभी मैंने पढ़ाया था कि पैसिव वॉइस आए तो थर्ड फॉर्म लगा देना। यहां क्या लिखा है पढ़ो, नॉन डूअर। इसका मतलब इस पॉजिटिव के बाद में अगर नॉन डूअर दे रखा हो तो बच्चों मान लेना कि ये पैसिव वॉइस है, और तब यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। मुझे बताओ ये जो गॉट है ये पॉजिटिव वर्ब है, क्या काम मेरी गाड़ी के द्वारा किया गया है, क्या ये डूअर है? सोचे, मैंने अपनी गाड़ी को धुलवाया अजय के द्वारा, भाई साहब अजय तो यहां है, डूअर तो यहां है। इसका मतलब, इसका मतलब गेट के ठीक बाद में आपको नॉन डूअर दे रखा है, गेट के ठीक बाद में आपको नॉन डूअर दे रखा है। और अगर गेट के बाद में आपको नॉन डूअर दिया हो तो बेटा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, अतः यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दोबारा समझो, अगर मुझे गेट एक्टिव वॉइस में दिया हो तो टू के साथ पहली फॉर्म जोड़नी है। अगर मुझे गेट पॉजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में दी हो तो मुझे थर्ड फॉर्म जोड़नी है। दूसरा तरीका, गेट पॉजिटिव वर्ब के ठीक बाद में अगर काम करने वाला व्यक्ति दिया हो तो टू के साथ पहली फॉर्म लगा देना। गेट पॉजिटिव के साथ अगर आपको नॉन डूअर दिया हो, जो काम नहीं कर रहा हो, ऐसा आइटम दिया हो, तो प्यारे बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। ये एक आसान पर्सपेक्टिव आपके लिए तैयार होता है। अगर ये वाला मामला समझ आ गया है तो इसको एक बार कॉपी में उतार लीजिए, इन मामलों को कॉपी में उतार लीजिए। मेक की कहानी हमने बेयर इन्फिनिटिव में भी पढ़ ली थी, ये गेट की कहानी आज पढ़ाई है, और ये पॉजिटिव वर्ब की संरचना है जहां पर आपको खुद काम ना कर कर किसी किसी पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है काम करने के लिए। देख लीजिए सर इनको। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या बारीकियां कहां कहां बताई थी। एक्टिव वॉइस, गेट पॉजिटिव एक्टिव वॉइस टू प्लस पहली फॉर्म, गेट पॉजिटिव पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म। दूसरा पर्सपेक्टिव, गेट के पॉजिटिव वर्ब गेट के बाद में डूअर दे रखा हो तो टू के साथ पहली फॉर्म, गेट पॉजिटिव के साथ नॉन डूअर दे रखा हो तो थर्ड फॉर्म। ऑब्जर्वेशन से यह भी हो सकता है। आओ बच्चों आगे चलते हैं। अगला मुद्दा आता है हमारा, समझने से पहले तीसरा वाला पॉजिटिव पढ़ने से पहले मेरे साथ यहां आ जाओ बेटा। एक सेंटेंस दिया है, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक। इसमें ये हैव काम क्या कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हैव है
ये यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है मेरा इस बाइक के ऊपर, यानी मेरे पास एक बाइक है, बोलो हाँ या ना। यानी उस बाइक का मालिक मैं हूं, उसका स्वामित्व, उसका ओनरशिप मेरे पास है। ये पहला वाक्य दिखा रहा है, इसमें कोई लफड़ा झगड़ा है ही नहीं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर और जो भी है, तो ये बातें तो पोजेशन की हो गई, इसमें कोई लफड़ा नहीं। इसको देखो, इसको देखो बेटा, ये वैसे है यहाँ पे कौन सी फॉर्म है बेटा? आप कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो सेंटेंस है टेंसेस के मुताबिक ये वन का वन है, इसको मैं प्रेजेंट सिंपल के नाम से जानता हूं टेंस के अंदर, बोलो हाँ या ना। उसके बाद आगे चलो बेटा, आई हैव परचेज्ड बाइक, आई हैव परचेज्ड बाइक, इसमें जो हैव आ रहा है टेंसेस की दृष्टि से ये पहले का तीसरा वाक्य है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से पढ़ के आए हुए हैं बच्चों। ये वाला टेंस हुआ। इसमें अगर मैं इस हैव को देखूं तो प्यारे बच्चों ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो अपने साथ इस मेन वर्ब को लिए बैठा है। आई हैव परचेज्ड बाइक, मैं एक बाइक खरीद चुका हूं, पहले के तीसरे में प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका मतलब ये हैव और ये थर्ड फॉर्म टेंस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। कुछ नयापन तब होता है जब मैं हैव के साथ किसी और व्यक्ति से काम करवाने की बात किया करता हूं। आ जाओ बेटा, आई हैव रवि वॉश माई बाइक, इसका मतलब शायद मैंने इस व्यक्ति को एम्प्लॉय किया है अपनी बाइक धुलवाने के लिए, बोलो हाँ या ना। एक बात, इसका मतलब होना हो यहां पे पॉजिटिव वर्ब बनती है सर, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी इस व्यक्ति को एम्प्लॉय किया है अपनी बाइक धुलवाने के लिए, बोलो हाँ या ना। दूसरा वाक्य, आई हैव माई बाइक वॉश्ड बाय रवि, सर इस जो व्यक्ति है आए, इसने अपनी खुद की बाइक धुलवाने के लिए रवि को ही हायर किया है। जो बाय के साथ एजेंट दिया जाता है इसको पैसिव वॉइस कहते हैं और इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। अपनी बात को दो तरीके से रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी हो सकता है। पहली बात क्या है, एक बार हरा रंग चुन लें। आई हैव रवि वॉश माई बाइक, अगर ये पैसिव वॉइस होता तो थर्ड फॉर्म होती। इसका मतलब मैंने किसी रवि नाम के व्यक्ति को एम्प्लॉय किया है मेरी बाइक धुलवाने के लिए, ये एक्टिव वॉइस है। और जब भी हैव एक्टिव वॉइस में आता है, मैंने कहा जब भी हैव एक्टिव वॉइस में आता है तो आपको ये देखना है कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए। इसका मतलब आई हैव रवि, तो बेटा यहां पे पहली फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी बात क्या है कि अगर हैव आता है, बोलो किस चीज में, अगर हैव आता है किसमें, पैसिव वॉइस में, तो प्यारे बच्चों यहां थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इतनी सी बात है। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, इतनी सी बात है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई हैव रवि वॉश माई बाइक, दूसरा पर्सपेक्टिव समझो, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, ध्यान से समझना। अब अगर ये हैव पॉजिटिव वर्ब है और इसके ठीक बाद में डूअर दे रखा हो, मेरी बात समझो, इसके ठीक बाद में डूअर काम करने वाला व्यक्ति दिया हो, तब तो बेटा पहली फॉर्म लगा देना, तब तो पहली फॉर्म लगा देना, ये एक्टिव वॉइस की निशानी है। और अगर आपको हैव पॉजिटिव वर्ब के ठीक बाद में नॉन डूअर दे रखा हो तो बेटा थर्ड फॉर्म लगा देना, ये पैसिव वॉइस की निशानी है। दो तरीके से बात करूंगा, एक्टिव वॉइस फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म। लेकिन बच्चा कैसे पहचाने, अरे भाई इस हैव के ठीक बाद में डूअर दिया हो तो पहली फॉर्म, इस हैव पॉजिटिव के बाद में नॉन डूअर दिया हो तो थर्ड फॉर्म। एक ही बात को दो तरीके से कह दिया है। आइए प्रश्न को देखें, आई हैव, आई हैव ये वाला व्यक्ति वॉश माई बाइक, इसका मतलब मैंने इस डूअर को एम्प्लॉय किया होगा अपनी बाइक को धुलवाने के लिए, बोलो हाँ या ना। तो इस पॉजिटिव वर्ब के बाद में मुझको कौन दे रखा है, जरा देख के बताएंगे। आप कहेंगे सर डूअर दे रखा है, और हैव में अगर डूअर दे रखा हो पहली फॉर्म, बिल्कुल ठीक हुआ, अरे हाँ या ना। वॉइस कौन सा है, एक्टिव वॉइस, और हैव के बाद में आपको डूअर दे रखा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म। दूसरा वाक्य देखो बेटा, आई हैव माई बाइक वॉश्ड बाय रवि, मैं अपनी बाइक को धुलवाता हूं किसके मार्फत, रवि के द्वारा। इसका मतलब डूअर लास्ट में है, इसका मतलब इस पॉजिटिव वर्ब के बाद में जो भी दे रखा है दिस इज बेसिकली नॉन डूअर। ये कौन है,
ये काम करने वाला नहीं है। अगर ये नॉन डूअर है, मैंने कहा अगर ये नॉन डूअर है तो प्यारे बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये जो वॉस लगा है अपनी जगह बिल्कुल ठीक। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये देख लो, हैव पॉजिटिव वर्ब, हैव पॉजिटिव वर्ब के ठीक बाद में डूअर हो तो पहली फॉर्म, हैव पॉजिटिव वर्ब के बाद में नॉन डूअर हो थर्ड फॉर्म। आई होप ये मामला आपको समझ आ गया होगा। इतनी सी टेक्निकलिटी है, अगर ये दिमाग में आ गई तो प्रश्न आया नहीं और उड़ा नहीं। एक बार इसको देखो बेटा, फिर पलक झपकते ही अगले स्लाइड पे चलेंगे। आ जाओ बेटा, दो क्वेश्चंस मैंने यहां उठाए हैं जो हमारे एसएससी के मेंस के अंदर से उठाए गए हैं। मुझे लगा कि उन प्रश्नों का यहां पे उल्लेख करना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को आपके सामने साझा कर रहा हूं। आओ मेरे साथ, मैं एक बार हरा रंग उठा लूं। अब देखो भाई, लाइक ह्यूमन बींग्स, मानव की तरह एनिमल्स शुड हैव डेंटिस्ट्स फिल देयर टीथ। इंसानों की तरह जानवरों के पास भी होने चाहिए डेंटिस्ट, होने चाहिए डूअर, ताकि उनके दांत अगर हॉलो हो गए हो, कैविटी हो गई हो, तो उसको भरवाए जा सके। दूसरा वाक्य देखो भाई, लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स शुड हैव देयर नॉन डूअर। ध्यान से देखो, ये जो आपको दे रखा है देयर टीथ, ये नॉन डूअर है। फिल बाय डेंटिस्ट, ये काम करने वाले तो लास्ट में दिए हैं, इसका मतलब काम किसी और से करवाने की बात हो रही है, किसी डेंटिस्ट को एम्प्लॉय करना है। मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि अगर हैव आपका एक्टिव वॉइस में आता है, अगर हैव आपका एक्टिव वॉइस में आता है तो पहली फॉर्म लगानी है। इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, बोल नहीं रहे हो भाई, बोलो क्या आना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट फॉर्म। इसको ऐसे देखो कि जो हैव है ये यहां पर एक पॉजिटिव वर्ब है और इसके ठीक बाद में डूअर दे रखा है भाई। कौन दे रखा है, काम करने वाला, तो पहली फॉर्म आती है, यही तो लिखवाया था। अगर अगर हैव के साथ डूअर दिया हो तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो भर दी यहां पर, इसमें क्या दिक्कत हो गई, गलती कहां है ये तो बताओ। बिल्कुल ठीक है इसमें तो। दूसरा देखो, मानव की तरह ही एनिमल शुड हैव देयर टीथ डैश फिल्ड बाय डेंटिस्ट। अगर ये बाय के साथ एजेंट काम करने वाला लास्ट में दिया है, इसका मतलब ये नॉन डूअर है। और हैव पॉजिटिव वर्ब, हैव पॉजिटिव वर्ब के साथ अगर नॉन डूअर दिया हो तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डूअर हो तो पहली फॉर्म, नॉन डूअर तो थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस हो तो पहली फॉर्म, पैसिव वॉइस हो तो थर्ड फॉर्म। तो बेटा ये जगह किसकी तैयार होती है, कभी फिल कभी फिल्ड। क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। चक्षु खुले रहने चाहिए, दिमाग खुला रहना चाहिए लाइक अ पैराशूट, तभी आप इन प्रश्नों से आराम से डील कर पाओगे। या तो आप इनसे खेल जाएंगे, नहीं तो ये आपसे खेल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। भाई साहब पढ़ाई में पूरा पूरा ध्यान होना ही चाहिए, सो स्टे फोकस्ड। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये सेगमेंट वर्ब एडवांस्ड पूरी तरह से समाप्त होता है और हमारा टॉपिक हमने इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव, जेरन, पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद में पॉजिटिव वर्ब्स के साथ आज पूरा कर दिया है। तो आज की सभा को विराम। ये टॉपिक हमारा हो चुका है पूरी तरह से पूरा और इनके जो प्रैक्टिस सेक्शन है वो आप तक पहुंच जाएगा, उनको इत्मीनान से कीजिएगा और इस टॉपिक को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।